कम्युनिकेशन स्किल को समझना एक मीडिएटर के लिए कितना आवश्यक है, और अगर आप इसमें दक्ष हो जाएंगे तो कोई भी आपको किसी भी बात को समझने में, किसी भी भावना को समझने में, किसी भी संवाद को समझने में अत्यधिक सुविधा हो जाएगी, और ये आप लोगों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ दिख रहा है? मैम दिख रहा है मैम। दिख रहा है ना? हाँ जी, ठीक है। कम्युनिकेशन, यस मैम। हाँ ठीक है, साइज ठीक है ना? और बड़ा करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं मैम, सब दिख रहा है, समझ में आ रहा है, पढ़ने में आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। तो देखिए, जैसे चर्चा करी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसमें एक्टिव लिसनिंग को सबसे ऊपर रखा गया है। इसका कारण ये है कि अगर आप जब बात सुनेंगे ही नहीं, है ना, एक तो होती है लिसनिंग और एक होती है एक्टिव लिसनिंग। लिसनिंग के वक्त क्या होता है कि हम सिर्फ सुनते हैं, लेकिन उसको जोर देके या इस लिहाज से नहीं सुनते हैं कि उस पर कोई ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसे आपने देखा होगा कि राह चलते कितने लोग बातचीत करते निकल जाते हैं, वो हमारी लिसनिंग होती है, हमारे कान में उनकी आवाज पड़ती है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि उन लोग क्या बात कर रहे थे, तो आप बोलेंगे साहब मैंने तो ध्यान नहीं दिया, पता नहीं क्या बात कर रहे थे, है ना? ऐसा होता है ना? क्यों? क्योंकि वो आपकी लिसनिंग एक्टिव नहीं थी। लेकिन जब हम बात करते हैं मीडिएशन में, तो मीडिएशन में जब तक एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी तब तक आप ये समझिए कि आपका जो सारा सामान है, सारा जो आपका प्रयास है, आपकी सारी जो प्रक्रिया है मीडिएशन की, वो किसी भी तरह से आगे बढ़ ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आपने सुना ही नहीं कि पक्षकारों ने अच्छे से क्या कहा, आपके सामने उन्होंने किस भाव को किस तरह से व्यक्त किया। तो सबसे ज्यादा जरूरी है एक्टिव लिसनिंग। अब एक्टिव लिसनिंग के कितने पार्ट होते हैं? एक्टिव लिसनिंग क्या है? जब आप देखिए, अभी हमने जैसे सुबह प्रश्न पूछा राजेंद्र जी से, तो उनसे मैंने एक सिंपल प्रश्न पूछा था, सिंपल एकदम साधारण प्रश्न पूछा था कि भाई अभी तक आप लोगों का क्या क्या टॉपिक हो चुके हैं इस ट्रेनिंग के अंदर में। उन्होंने, आप देखिए, जो हमको बताया कि ये मैडम मीडिएशन बताया गया है, और ये बताया गया है, और वो बताया गया है, और किस तरह सुनना चाहिए ये बताया गया है ना? तो क्या किया उन्होंने? उन्होंने जो ये बात कही, तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि उन्होंने क्या किया? मतलब समरी बता दी उन्होंने मैम। एग्जैक्टली, वेरी गुड। ये आप लोगों की एक्टिव लिसनिंग शो कर रहा है कि आप लोग कितने अच्छे से इस चीज को अटेंड कर रहे हैं और एक एक चीज समझ रहे हैं। उन्होंने पूरा समराइज कर दिया पिछले दिनों का कि उन्होंने क्या क्या किया। फिर रिफ्लेक्टिंग क्या होता है, उन्होंने कितने अच्छे से बताया, किसने क्या कहा कौन, है ना? हमको समराइज करना पड़ता है कि क्या क्या हमने इतने दिनों में किया। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। रिफ्लेक्टिंग क्या हुआ? जैसा कि आप देखिए, जब हम कम्युनिकेट करते हैं तो हमें एक्सप्रेस करने के लिए कई बार विचारों की या भावों की या शब्दों की जरूरत नहीं होती। एक चित्र ही अपने आप में उस चीज को दर्शाने के लिए काफी होता है। तो जैसा कि आप लोग, जैसा उसने कहा वैसे का वैसा हमने किया। आपके सामने दो पक्षकार बैठे हैं, अब उनको कैसे पता चले कि उन्होंने जो कहा वो आपने सुना कि नहीं सुना? तो अगर आप ठीक उन्हीं शब्दों में उनको बता देंगे कि आप ये कहना चाहते हैं, तो उससे क्या पता चलेगा? आपने रिफ्लेक्ट कर दिया एज इट इज, जो उन्होंने शब्द कहे वैसे के वैसे आपने उनको रिफ्लेक्ट कर दिए। फिर अगली क्या हुई कम्युनिकेशन स्किल एक्टिव लिसनिंग के अंतर्गत? रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग की क्या आवश्यकता हो सकती है? क्या कोई आवश्यकता हो सकती है? ऐसा लगता है हमको कम्युनिकेशन में। आप
जब भी कम्युनिकेशन की बात करें मीडिएशन के अंतर्गत, तो ये बात कभी ना भूलें कि वहां पे हम दो लोगों को जोड़ने का, दो लोगों को मिलाने का प्रयास करने के लिए उपस्थित हैं, ना कि उनके बीच की दूरियां बढ़ाने के लिए। तो कब हो सकता है उन दोनों के बीच में दूरी घटाने का काम? किस तरह से हो सकता है कि मान लीजिए एक पक्षकार ने दूसरे पक्षकार के प्रति कुछ अप्रिय बात कही, है ना, या फिर ऐसी बात कही जो शायद वो सुनना ना पसंद करें। 1 मिनट के लिए एक्सक्यूज मी प्लीज। मान लीजिए उन्होंने कोई ऐसी अप्रिय बात कही जो कि दूसरा व्यक्ति सुनना नापसंद करे, तो आप क्या कहेंगे? किस तरह से उस बात को रीफ्रेम करेंगे? मान लीजिए कि दो पक्षकार आपके समक्ष उपस्थित हैं, जिनके बीच में कोई वैवाहिक प्रकरण है आपके समक्ष, और उनके बीच में कुछ अप्रिय स्थिति निर्मित हो गई है, और आपके सामने पति उपस्थित हैं और वो कह रहे हैं कि मैं ना ये सुबह टिफिन बना के देती है, ना मुझे खाने को पूछती है, मैं शाम को थका हारा लौट के आता हूँ तो भी इनका कुछ नहीं रहता, ना चाय पूछती है ना पानी पूछती है, मैं क्यों रहूं इसके साथ, है ना? अब अगर मान लीजिए आप यही बात एज इट इज पत्नी के सामने कह देंगे कि ना तो आप उनका ध्यान रखती हैं, वो कह रहे थे, ना आप उनको खाने को पूछती हैं, ना चाय को पूछती हैं, ना पानी को पूछती हैं, वो आपके साथ क्यों रहें? तो क्या लगता है आप लोग, उनके बीच की कोई दूरी घटेगी इस बात को एज इट इज कहने से? बताएं। नहीं मैम, नहीं घटेगी। तो ऐसा क्या करना चाहिए? क्यों इस स्किल की जरूरत है रीफ्रेमिंग की? ताकि उनको बुरा भी ना लगे, लेकिन बात तो आपको कन्वे करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने आपके सामने अपनी परेशानी बताई, जो उनको उनके वैवाहिक जीवन में परेशानी है। भाई वो तो खुल के बताएंगे, क्योंकि अपन ने उनको शुरू में ही बोला है कि आप खुल के बताइए आपको क्या समस्या है, आपके वैवाहिक जीवन में क्या परेशानी है। तो आप उसको किस तरह से रिफ्रेम करके बताएंगे ताकि सामने वाले तक संदेश भी पहुंच जाए और उसको बुरा भी ना लगे, है ना? तो क्या कह सकते हैं हम बजाय इसके, वो बताइए रचना जी। मैम उनसे मतलब अपन इस तरीके से कह सकते हैं, क्या मैम क्या परेशानी है जिसकी वजह से क्या आप लेट हो जाती हैं, तो समय पे खाना नहीं बना पाती हैं, लाइक जिसको अपन नॉर्मल भाषा में लाइक ही कहते हैं, उस तरीके से अपन पूछेंगे। हाँ बिल्कुल। देखिए इसमें क्या हुआ कि सारे जो कटु शब्द थे या जो अप्रिय लगने वाले शब्द थे वो कहीं ना कहीं खत्म हो गए। आप इसको और थोड़ा सा रिफाइन कर सकते हैं रिफ्रेम करने के लिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में खाने पीने से संबंधित या और भी किसी तरह की कोई परेशानी है, आपको ऐसा लगता है क्या? तो हो सकता है वो खुद ही बताएं कि मैं सुबह लेट उठती हूँ इसलिए टिफिन नहीं बना पाती, या मुझे ये प्रॉब्लम है। तो जब हम अंतर्निहित उद्देश्यों को जानने की कोशिश करेंगे तो तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक हम दोनों पक्षों को ना सुन ले, है ना? दोनों से हमें संवाद स्थापित करना है इक्वली। फिर जब हमने सुन लिया उनकी बात को तो एक्नॉलेजिंग, आपने उस बात को सुना, जब तक आप उसको एक्नॉलेज नहीं करेंगे कि आपने उनकी बात को सुना तब तक के कोई मतलब नहीं रहेगा। ऐसा लगेगा कि सामने वाला बैठ के अपने सामने कुछ 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 कह के चला गया, क्या कहा क्या नहीं कहा ये तो हमें पता ही नहीं, और आपने उसको किस रूप में समझा ये भी पता नहीं। तो जब भी कोई पक्षकार आपके समक्ष अपनी भावना व्यक्त करे तो एक्नॉलेजिंग जरूरी है, मैं आपकी बात समझ रहा हूं या मैं आपकी बात सुन रहा हूं, ताकि उनको लगे कि हाँ उनकी जो बात है वो सुनी जा रही है, और तब वो तत्पर होंगे और भी ज्यादा अपनी बातों को आपके समक्ष खोलने में। और इससे क्या होगा, इससे आप किसी समाधान की ओर उनको अग्रसर करा पाएंगे, किसी भी
एक एमिकेबल सॉल्यूशन की तरफ आप लोग बढ़ सकेंगे। फिर ब्रिजिंग। ब्रिजिंग क्या होती है? ब्रिजिंग ये होती है कि मान लीजिए सामने वाला पक्षकार आपके सामने बैठा अपनी बातें सुना रहा है, अचानक वो किसी पॉइंट पे आके रुक गया, उसको याद नहीं आ रहा कि अब वो आगे क्या बात करे, तो आपको उसमें ब्रिजिंग करना है। वो जो गैप हो रहा है, उसकी कम्युनिकेशन में जो गैप हो रहा है, वो जो संवाद स्थापित करने में एक गैप आ रहा है, उसको आपको ब्रिज करना है। कैसे करना है? जो कहते हैं ना, दो पुलों को, दो किनारों को पुल बन के जोड़ने का काम। तो जहां पे बात छूटी है और जहां पे बात जाना चाहिए, वो उसके बीच के आप संवाद स्थापित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि वो अपने आपके 125 का ही मामला है, मान लीजिए वो वहां पे बोल के रुक गया कि साहब मैं इतना तो नहीं दे पाऊंगा जितना ये चाह रही हैं, या कोर्ट से ऑर्डर हुआ है 6000 महीने का, मेरी तो इतनी कमाई नहीं है, मैं चुप चुप हो गया यहाँ पे बोल के। अब आप इसको कैसे ब्रिज करेंगे? वो तो चुप हो गया अपनी बात कह के, लेकिन बात अभी अधूरी है, क्योंकि उसने ये जाहिर नहीं किया कि वो कितना दे पाएगा। क्या वो कुछ ही नहीं देना चाहता है, या फिर कुछ देना चाहता है लेकिन उसकी संसाधन सीमित है? तो आप बोलेंगे, तो आपको क्या लगता है, आप कितना अमाउंट या क्या सोचते हैं आप इस बारे में कि आप कितना दे सकते हैं पर हर महीने, कितनी जिम्मेदारी आप उठा सकते हैं? तो ये ब्रिजिंग हुई। ये जो आपने एक बीच में सेंटेंस डाला, ये कहलाएगा ब्रिजिंग। फिर वो आगे बताएगा कि मैडम मेरी तो 3000 महीने की ही देने की क्षमता है और मैं उतना ही दे पाऊंगा। या हो सकता है वो एक साथ कुछ देना चाहते हो, या हो सकता है वो किसी और टर्म में देना चाहते हो, है ना? तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है समझना कि कहाँ पे बात छूटी है और उसको किस तरह से हम आगे ले जाएं। फिर रीस्टेटिंग। देखिए, रिफ्लेक्टिंग और रीस्टेटिंग दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। रिफ्लेक्टिंग में क्या हुआ था कि हमने एज इट इज वो चीज कह दी उनको, बिना किसी तोड़े मरोड़े बात को एज इट इज कह दिया। लेकिन रीस्टेटिंग क्या है? जब हम रीस्टेट करते हैं कोई चीज को, तो वो अपने शब्दों में हो जाता है ना? कई बार ऐसा होता है ना कि आपने वही बात कही, लेकिन हमने जब रीस्टेट किया तो वो हमारे शब्द हो गए। कहते ना, हम हमेशा नहीं कहते कि बात पहुंचते पहुंचते मैंने कहा तो यही था, मेरा भाव यही था, लेकिन शब्द बदल गए। तो ये कहलाता है रीस्टेटिंग। फिर पैराफ्रेजिंग। यानी जो आपके सामने बात कही गई है उसको दूसरे शब्दों का उपयोग करके, फिर वही बात है यहाँ पे भी, कम्युनिकेशन में शब्दों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है जो किसी को आहत ना करें। हम कहते हैं ना कि शब्द ही घाव, शब्द ही मरहम। शब्दों का चयन बहुत ही सोच समझ के करना जरूरी है। तो अगर ऐसे कोई शब्द हैं जिनको दूसरा पक्षकार सुनने में आहत हो सकता है, तो उनको बदल के दूसरे शब्दों का उपयोग करना कहलाता है पैराफ्रेजिंग। फिर आप जब बात कर रहे हैं या आपके सामने दोनों पक्षकार बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या जरूरी है कि मौन, 2 मिनट को वो मौन हो गए, या अगर आप साइलेंट हो गए तो ये किस तरह से सहायक होगा? आपको उनकी बात सुनने के लिए सहायक होगा कि आप शांतिपूर्वक उनकी बात सुन रहे हैं। अगर आप भी बोलते जाएंगे, वो भी बोलते जाएंगे, तो ना आपकी बात कंप्लीट हो पाएगी ना ही उनकी। तो जब आप उनकी बात सुन रहे हैं, तो एक तो बात ये हुई कि आप मौन है क्योंकि आप उनकी बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए एक पक्षकार बोल रहा है और दूसरा पक्षकार मौन है,
तो आपको समझने की आवश्यकता है कि क्या वो इसलिए मौन है कि वो उनकी बात समझ रहा है, सुन रहा है ध्यानपूर्वक, या फिर वो उनसे असहमत है, आगे कुछ बोलना ही नहीं चाहता, इसलिए मौन है। तो ये बारीकियां समझने की आवश्यकता है कि मौन का कारण क्या है। क्या उसके पास बोलने को कुछ नहीं है, क्या वो दूसरे पक्ष की बात से असहमत है, या फिर वो उसको ध्यानपूर्वक सुन रहा है। मौन के इन तीनों अर्थों के बीच में डिफरेंशिएट करना और समझना बहुत आवश्यक है। फिर जब हम उनकी हर बात को सुन रहे हैं, सारी बातें आपके सामने आ गई हैं, आपने सिंगल सेशन लिया, आपने पहले जॉइंट सेशन लिया, उसके बाद आपको ऐसी जरूरत पड़ी, आपको लगा कि फिर भी ऐसा कुछ है जो वो सिंगल सेशन में कह सकते हैं, और जब आपके सामने सारी जानकारी एकत्रित हो चुकी है, तो फिर आपका अगला कदम होगा कि आप एक एजेंडा सेट करें। एजेंडा सेट करना यानी कि उन्होंने क्या क्या आपके सामने ऑप्शंस दिए हैं कि किन किन ऑप्शंस पे जाने से उनके बीच में कुछ समाधान हो सकता है, उनकी समस्या का कोई समाधान निकल सकता है। उन्होंने जो बोला है, क्या उनमें ऐसी कोई चीजें हैं जो दोनों पक्षकारों ने कही हैं और वो दोनों के उसमें ऑप्शंस में कॉमन है। तो आपको सेट ये करना पड़ेगा एजेंडा इस तरह से कि जो उन्होंने कॉमन बातें बताई हैं, आपको दोनों पक्षों ने कॉमन ऑप्शन दिए हैं, उनको ध्यान में रखते हुए आपको देखना है कि अगर इस दिशा में दोनों जाएं तो इनकी समस्या का समाधान हो सकता है। लेकिन क्या हो सकता है कि हमारी इस बातचीत में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डिस्ट्रैक्शन आ जाए। हम कहते हैं ना कि क्या बताया, हम तो सारा कुछ करने तैयार थे लेकिन ये समस्या आ गई। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए हम अभी ऑनलाइन हमारा एक सेशन चल रहा है, मान लीजिए कहीं नेट चला जाए, तो ये क्या हो जाएगा, बैरियर हो जाएगा कि भाई बावजूद इसके कि मैं भी जुड़ना चाहती थी, आप भी जुड़ना चाहते थे, लेकिन नेटवर्क ने साथ नहीं दिया और हमारे बीच में संवाद स्थापित नहीं हो पाया। इसी तरह से एक्टिव लिसनिंग में बैरियर्स हो सकते हैं, डिस्ट्रैक्शंस हो सकता है। जब अगर आप बातचीत कर रहे हैं, हो सकता है आपके आसपास का माहौल में बहुत शोरगुल हो रहा हो और आप फोकस करके उस बात को नहीं सुन पाए हो। इनएडिक्वेट टाइम, आपके पास बात सुनने की इच्छा थी, सब कुछ था, लेकिन समय कम पड़ गया। हो सकता है पक्षकार की ट्रेन का टाइम हो गया, उसे बाहर जाना हो, या हो सकता है आपका कोई और मैटर लगा हो और आपके पास उतना समय ना हो कि उस बात को आप सुन पाए। फिर प्री जजिंग, देखिए ये मानवीय स्वभाव का सबसे प्रमुख पहलू है कि हम हमेशा लोगों के बारे में धारणा बनाने लगते हैं, है ना? ऐसा हम सबके साथ होता है कि नहीं, शीला जी? जी जी मैम। है ना? हम किसी को भी देखते हैं, मान लीजिए किसी के हाथ पे हमें एप्पल का फोन दिख गया, तो हमारी धारणा अपने आप बन जाती है कि ये थोड़ा मतलब वेल टू डू है, अच्छे घर से है, या अच्छा ये खर्च कर सकते हैं, है ना? जी मैम। या फिर मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छे से नहीं अपने आप को कैरी कर रहा है, तो हम धारणा बना लेते हैं कि बड़ा लापरवाह किस्म का है, ये खुद ही व्यवस्थित नहीं है, ये क्या चीजों को व्यवस्थित रखेगा। तो हमें इससे बचना है। एक मध्यस्थ के रूप में हमें कोई भी अवधारणा नहीं बनानी है किसी के भी बारे में, जब तक कि हम उनकी पूरी बात ना सुन लें। हमारा जो भी है सारा फोकस उनकी बातों पे होना चाहिए, ना कि उनके अटायर पे। फिर ब्लेमिंग, वो गलत निर्णय होगा ना मैम, वो तो अपनी बनाई हुई होगा। गलत और सही तो जरूरत ही नहीं है ना मैम, अपन को निर्णय से ही बचना है। नहीं, वो धारणा अपनी बन गई, हो सके वो मुख पे भी आ जाए, अपने मुंह पे भी आ जाए, तो वो तो गलत है ना। बना जाएगी दिमाग में जो चीज आ गई वो आती है मुंह पे, जबान पे आने में कितना टाइम लगेगा? बिल्कुल नहीं लगता ना। तो इसलिए अपन को इससे बचने की आवश्यकता है। जी मैम। ब्लेमिंग, अब साहब ब्लेमिंग क्या हो गई? मान लीजिए कि आपके समक्ष पति पत्नी बैठे हैं, या मान लीजिए आप फैमिली सूट है, पार्टीशन सूट है, दो भाई बैठे हुए हैं, है ना? अब
आपको दोनों भाइयों ने अलग अलग सेशन में बता दिया कि भाई ऐसी ऐसी बात है, ये भाई जो है यहाँ रह रहा है, इसने कब्जा कर लिया है, जबकि पूरा खर्च मैंने किया था, पिताजी की सेवा मैंने की, लेकिन आज ये हिस्सा मांगने चला आया। अब आपके मन में आ गई धारणा, बताओ ये तो बेचारा पिताजी की तो सेवा कर रहा है ये, और हिस्सा मांग रहा है ये, और आप बोल रहे हैं उनको कि ये तो बहुत गलत बात है भाई, आप छोटे भाई होके भी आप बड़े भाई को ऐसा कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक होगा? नहीं होगा। दोनों की बात सुन के फिर उसके बाद सही वही अपन होगा। ने दोनों की बात तो सुन ही ली है, तभी तो आपको पता चला। तो क्या हमें इस तरह की ब्लेमिंग करना चाहिए एक मीडिएटर के रूप में? ब्लेम नहीं कर सकते, सामान्य रखना है बात को। बिल्कुल, किसी के दिल को हमें ठेस किसी पे भी ब्लेम नहीं करना है ना? जी ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। फिर एब्सेंट माइंडेडनेस, सामने वाला पक्षकार आपसे अपनी बात कह रहा है और आप एब्सेंट माइंड, अपन कहते हैं ना कि बैठे तो हैं अपन, शारीरिक रूप से उपस्थित हैं, लेकिन हमारा दिमाग कहीं और घूम रहा है, उसने क्या कहा क्या नहीं कहा हमें कुछ पता ही नहीं, है ना? तो इस चीज के कारण भी एक्टिव लिसनिंग में बाधा उत्पन्न हो सकती है। फिर रोल कंफ्यूजन, आपको पता ही नहीं है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये किसको लेना है, ये किसको लेना है, इसने क्या कहा था, इसने क्या नहीं कहा था। आप समझ रहे हैं कि पार्टी ए की जिम्मेदारी है और वो जिम्मेदारी पार्टी बी की थी, आप कंफ्यूज थे। क्यों? क्योंकि आपकी एक्टिव लिसनिंग नहीं थी, आप सुन ही नहीं पाए। आपने ये तो सुना कि इतनी राशि देनी है इसको, लेकिन कौन किसको देगा इस बारे में आप कंफ्यूज हैं। तो ये भी एक बाधा हो जाती है एक्टिव लिसनिंग की। फिर आर्ग्यूइंग, imposing our own views on the parties, है? तो just a minute, give me a minute, huh? देन हम बात कर रहे थे आर्ग्यूइंग, इम्पोजिंग ओन व्यूज। अब मान लीजिए आपके सामने दोनों पक्षकार बात कर रहे हैं, अचानक आपने बीच में उनपे अपना एक जो ओपिनियन है वो थोप दिया। नहीं साहब आप कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो संभव ही नहीं है, आपको इस घर में ये वाला हिस्सा लेना चाहिए, आपको और आपको बड़े भाई होने के नाते नीचे रहना चाहिए, आप छोटे भाई हो आपको ऊपर रहना चाहिए। तो आपने ये क्या करा, या आपने अपना व्यू उनपे थोप दिया और उनसे वाद विवाद करने लगे, उनसे बहस करने लगे, है ना? तो क्या है, एक मध्यस्थ के नाते ये सब उचित है? बताएं। नहीं करना चाहिए, है ना? क्योंकि ऐसा अगर हम करते हैं तो हमने प्रक्रिया को खुद ही उसमें बाधा डाल दी या फिर विघ्न डाल दिया। फिर क्रिटिसाइजिंग, आलोचना देखिए करना बहुत आसान है, लेकिन एक मध्यस्थ के रूप में हमें आलोचना करने से बचना है, हमें इसको अलग करना है, अपने आप को किसी भी आलोचना से ऊपर उठाना है। फिर काउंसलिंग, आप देखिए खासकर से हम हिंदुस्तानियों में एक चीज तो रहती है कि हम सलाह जरूर देते हैं, कोई मांगे नहीं मांगे हमारी सलाह हमेशा उपलब्ध रहती है ना। मान लीजिए आपके सामने किसी ने अपना एक समस्या नहीं रखी और आपके पास 100 सलाहें उपलब्ध रहती हैं, अरे तुम ऐसा मत,
आपको ऐसे कर लेना चाहिए था, ये तो बहुत ही आसान है, आपको ये करना चाहिए। तो हमको ये चीज मध्यस्थता में बिल्कुल नहीं करनी है ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो ये भी एक बाधा हो जाएगी हमारी एक्टिव लिसनिंग में। फिर मॉरलाइजिंग, आप देखिए जब हम इस समाज में रहते हैं, इस समाज में रहते हुए हमारे कुछ उसूल रहते हैं, या कहिए कि हम किन्हीं नैतिक मूल्यों पे जीवित हैं, तब यह हमारा समाज संगठित है या फिर जीवित है, ये कह सकते हैं। लेकिन अगर आपके सामने दो पक्षकार बैठे हैं, तो क्या आपको ये उचित लगता है कि हमें अपने नैतिक मूल्य उन पे थोपने चाहिए? हो सकता है कि हमारे समाज में या आप जिस समाज को बिलोंग करते हैं उस समाज में वो चीज नैतिक मूल्यों पे खरी नहीं उतरती हो, लेकिन हो सकता है उनके समाज में वो चीज मान्य हो, है ना। तो आप इस चीज को तराजू पे नहीं तौल सकते कि इनको नैतिकता के आधार पे ये करना चाहिए था या नैतिकता के आधार पे वो करना चाहिए था। तो कभी भी किसी पक्षकार की किसी भी बात को मॉरल दृष्टि से ना देखें, ना ही उसका आलोचना या समालोचना या अवलोकन करें। फिर एनालाइजिंग, किसी भी बात को एनालाइज करने के लिए हम नहीं बैठे हैं यहाँ पे। हमें एनालाइज उतना भर करना है जितना कि कितना करना है हमको एनालाइज करना है, बताएं। एक्टिव लिसनिंग करनी है हमको, उसमें एनालाइज करना है हमें उनकी बातों को। मैम सिर्फ सुनना और समझना है उनकी बातों को, मतलब अपने आप में ही हमें कोई अपनी मतलब अपने आप से कुछ नहीं कहना है उनसे कि आप इसका ये करिए, आप इसका ये करिए, किसी भी निर्णय पे नहीं पहुंचना है उस वक्त हमें, और ना ही कोई एनालिसिस करना है, उसकी बात का छेद का भेद नहीं निकालना है हमको, अगर अपन सीधे शब्दों में कहें, है ना। तो ये क्या हो गया, ये हो गई बाधाएं जो कि एक्टिव लिसनिंग में आ सकती है। ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हमें एक्टिव लिसनिंग में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अब अगली चीज क्या है, हमारा अगला स्किल क्या होता है, एम्पैथी विथ न्यूट्रलिटी, है ना। हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है, एम्पैथी विथ न्यूट्रलिटी, अगर मीडिएटर के अंतर नहीं है तो आप समझ लीजिए कि मध्यस्थ होने का आपका जो है रोल, वो उस पे ही प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब क्या होती है ये एम्पैथी, क्या हो सकती है? अगर हम हिंदी में इसको बोले तो एम्पैथी को बोलेंगे हम समानुभूति, है ना। दोनों व्यक्तियों के प्रति आपकी समान अनुभूति है, दोनों पक्ष जो आपके सामने उपस्थित हैं वो समान, आपके जो उनकी प्रति समझने की क्षमता है वो समान है। लेकिन इसमें क्या होगा, कैसे पता चलेगा कि आपके अंदर एम्पैथी है दोनों पक्षकारों के लिए, कैसे लगेगा? उसके लिए दोनों पक्षकारों को समझना चाहिए मैडम, उसमें दोनों सिंपैथी से काम नहीं लेना चाहिए, एम्पैथी से काम लेना चाहिए। तो सिंपैथी क्या हुई और एम्पैथी क्या हुई, क्या अंतर है? कुछ अंतर है दोनों में? जी मैडम, देखिए उनके मन मस्तिष्क को समझना है एम्पैथी में मैडम। हाँ, देखिए बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। समझ के ही अपने को एक निर्णय पे लेना है। एम्पैथी में हमें सामने वाले की बात समझना है बिना उससे सहमत या असहमत हुए। सिंपल सी बात है, हमें उससे ना सहमत होना है ना ही असहमत होना है, लेकिन उसकी बात को समझना है। और सिंपैथी में क्या होता है कि हम उनकी बात को समझते तो हैं, लेकिन इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के साथ समझते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई महिला रो रही है ना, आपके सामने कोई महिला अपनी बात कहते कहते रोने लगी, तो क्या होगा कि उसके इमोशंस निकल रहे हैं आपके सामने। अब अगर आप मान लीजिए उसकी तरफ तुरंत आप भी रोने लगे साथ में कि नहीं मैं बहुत समझ सकती हूँ आपका दर्द, आपका दुख समझ सकती हूँ मैं, तो क्या ये एम्पैथी होगी?
और सामने वाला जो पक्ष बैठा होगा, क्या वो आपको समझ पाएगा कि आप न्यूट्रल हैं? बताएं। नहीं मैम, नहीं मैम। वो तो सोचेगा कि ये तो पहले ही ये हाँ, महिला रोने लगी और इनकी तरफ हाँ हो ये गई, क्या, जी मैम, है ना? तो हाँ वो जी, आपको उसकी बात समझना है, लेकिन बिना हाँ उससे सहानुभूति से, या डिसएग्री हुए, और ना ही बिना किसी इमोशनल जी इन्वॉल्वमेंट के साथ। तो जी फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि आपको उसका जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आप उसको किस तरह से डील करेंगे। आप अगर मान लीजिए आपके सामने कोई महिला रो रही है, आप बीच में बैठे हैं, अब अगर आप चट्टान की तरह बैठे रहेंगे तो भी लगेगा यार कैसे कठोर इंसान है भैया ये सामने वाला, मैं रो रही हूँ, इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा है ना? तो क्या किया जा सकता है या क्या करना चाहिए एक मध्यस्थ के रूप में, ताकि ऐसा भी ना लगे कि आपने कोई पक्षपात किया और सामने वाले को ये भी लगे कि हाँ उसने जो भावनाएं व्यक्त की उनको आपने समझा। हाँ राजेश जी बताएं, क्या किया जा सकता है? जी मैम, सिंपैथी में उनके किसी एक पक्ष के दुख दर्द को देख के कोई भी बात को वो निर्णय नहीं करना चाहिए। दोनों को समझना चाहिए, दोनों की बातों को सुनना चाहिए कि दोनों क्या कहना चाह रहे हैं, और उस हिसाब से फिर मीडिएटर को कोई भी निर्णय लेना चाहिए। नहीं, मीडिएटर को निर्णय तो लेना नहीं है। मैं ये पूछ रही हूँ आपसे राजेंद्र जी कि मान लीजिए आपके जी सामने कोई स्त्री रो रही है, आप मीडिएटर हैं, आपके सामने जी स्त्री रोने लगी अपनी बात कहते कहते, उनके पति भी सामने उपस्थित हैं, तो जी आपको क्या करना चाहिए? ऐसा कि आप वो स्त्री को लगे कि आपने उनकी बात सुनी भी है और ये भी ना लगे कि आपने उनके साथ पक्षपात किया जी है ना? फिर मैम अगर ऐसी सिंपली कंडीशन हमें क्या बनती है, करना है? ऐसी कंडीशन अगर बनती है तो मैम पहले तो उनको सांत्वना देके उनकी बात को पहले सुने और उनको समझाएं कि वो क्या चाहते हैं, ताकि उनको बुरा भी नहीं लगे इस बात से देखिए कि यार अपन सिंपली दूसरे हमें क्या पक्ष का करना ज्यादा है। सहारा ले। हाँ देखिए, सिंपली आप क्या कर सकते हैं, दोनों पक्षकारों को पानी का ग्लास दे सकते हैं कि आप लोग पानी पीजिए, हम थोड़ी देर से इस पे चर्चा करते हैं, ताकि वो उनके जो इमोशंस हैं वो थोड़े से संतुलित हो जाएं, वो संभल जाएं, जो कि वो अभी एकदम से उनकी भावनाएं व्यक्त हो रही हैं, उसको क्या होगा, एक ब्रेक मिल जाएगा, तो वो भी थोड़ा खुद को व्यवस्थित कर पाएंगी और सामने वाले पक्ष को ऐसा भी नहीं लगेगा कि आपने उनकी तरफ पक्ष ले लिया, और सामने वाले को जैसे ही आप पानी का ग्लास ऑफर करेंगे तो उनको लगेगा कि आप केयर कर रहे हैं उनके लिए, और वो भी ये नहीं समझेंगी कि उन्हें कहीं इग्नोर किया गया। लेकिन हमें उनके इमोशंस में जाना नहीं है। फिर अगली स्किल क्या है? अभी तक हमने कौन कौन सी स्किल्स कर ली? एक्टिव लिसनिंग, एम्पैथी विद न्यूट्रलिटी और साइलेंस। अब अगली क्या है? बॉडी लैंग्वेज, है ना? तो बॉडी लैंग्वेज, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया कि बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है पक्षकारों की भी समझना, लेकिन यहाँ पे हम ये कहेंगे कि बॉडी लैंग्वेज मीडिएटर की भी होनी चाहिए। भाई उसकी बॉडी लैंग्वेज भी तो मैटर करती है, पक्षकार भी तो समझेंगे कि मीडिएटर साहब कितना हम में इंटरेस्ट ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो क्या होनी चाहिए? हम सिंपली कहते हैं इस चीज को सोलर होनी चाहिए, स्क्वायर शोल्डर्स स्क्वायर, इस तरह से आपको बैठना चाहिए, और ओपन पोस्चर्स। मान लीजिए आप ऐसे करके बैठे उनके सामने, तो क्या लगेगा उनको? गलत है, गलत है ना? अगर आप इस तरह से हाथ खोल के बैठेंगे उनके सामने, तो रेडी टू ओपन, रेडी टू लिसन एवरीथिंग फ्रॉम विच इज कमिंग फ्रॉम देम, आप हर बात को सुनने के लिए तैयार हैं जो उनकी तरफ से आने वाली है, और आपका अपना कोई व्यू नहीं है, है ना? ये इस चीज को कहता है। फिर लीन जेंटली फॉरवर्ड, आप अगर ऐसे बैठे रहेंगे तो वो उनको लगेगा गलत प्रभाव पड़ेगा, वो समझ ही नहीं पाएगा, तो हल्का सा उनकी तरफ से रहे। ऐसे झुक जाइए ताकि उनको लगे कि हाँ आप उनकी बात सुन रहे हैं। ध्यान अपने पे है। हाँ ध्यान रखें। फिर आई कांटेक्ट,
आई कांटेक्ट की क्या जरूरत है? अब मान लीजिए मैं उधर देख के बोलती रहूं तो क्या आप लोगों को लगेगा कि मैं तो आप लोगों को संबोधित बिल्कुल कर रही हूँ? प्रभाव पड़ेगा वो। आई कांटेक्ट, जब तक हमारा आई कांटेक्ट नहीं होता है तब तक लगता नहीं है कि बात कही गई है और सुनी गई है। तो ये बहुत आवश्यक है कि प्रॉपर आई कांटेक्ट हो। लेकिन आई कांटेक्ट का अर्थ ये नहीं है कि आप घूरना शुरू कर दें, है ना? नहीं आई वो भी कांटेक्ट गलत है। में और घूरने में सिंपल। फिर आर फॉर रिलैक्स्ड, एकदम रिलैक्स्ड मूड में सुनिए उनकी बात, ताकि उनको लगे कि आप इत्मीनान से सुन रहे हैं। अगर मान लीजिए आप बार बार घड़ी देखेंगे ऐसे करके या इधर उधर देखेंगे तो वो सामने वाले का मन ही नहीं लगेगा। वो सोचेगा कि इनका ध्यान है भी मेरी बात में या नहीं है, बिल्कुल ही नहीं झेल पा रहा है हमें। है ना? तो हाँ जी देखिए ये सब चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जी। फिर जैसा कि हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बॉडी लैंग्वेज क्या चीज होती है और उसको किस तरह से रिफ्लेक्ट किया जाता है। अब ये देखिए, ये कुछ आप देख के समझ जाएंगे कि क्या चीजें होती हैं, है ना? आपका प्रेजेंटेशन कैसा है ये बहुत मायने रखता है। आपने खुद को किस तरह से सामने वाले के समक्ष पेश किया है ये भी बहुत आवश्यक है सोचना। फिर आप ये देखिए, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति गुस्सा दिखा रहा है ना, तो आपको कहीं ना कहीं अंदर से एक डर महसूस होता है कि कहीं ये कोई फिजिकल थ्रेट ना हो, यानी कि मारपीट ना शुरू हो जाए। अगर मान लीजिए कोई अटेंटिव होके आपकी बात सुनता है तो लगता है नहीं, सामने वाला वास्तव में आप में, आपकी बात में इंटरेस्ट ले रहा है, और बार बार आप ऐसे करेंगे तो एक मिनट में समझ में आ जाएगा कि बोर हो रहा है सामने वाला, उसको आपकी बात में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फिर डिसेप्टिव, कई बार आपने देखा होगा कि कई लोग झूठ बोलते रहते हैं बात करने में। आप देखिए, जो आदमी आया है आपके समक्ष मीडिएशन में, उसके कोई ना कोई तो परेशानी है, ऐसे तो नहीं बैठ गया आपके सामने आके। जी अब वो अपने आप को सही साबित करने के लिए, हो सकता है कई बार ऐसा होता है ना कि एक सच को साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, ऐसा हो जाता है ना। तो वो कवर करने के लिए कि उसका अगर झूठ ना पकड़ा जाए तो एक वो बिहेवियर उसका उस तरह से हो जाता है। फिर जब डिफेंसिव बॉडी लैंग्वेज है उसकी, तो क्या है कि वो अपने सेल्फ प्रोटेक्शन में, अपने खुद के बचाव में वो बैठा हुआ है। कई लोग बिल्कुल अलर्ट नहीं बैठे रहते हैं कि तुमने कुछ बोला और हम तुरंत अपना बचाव पेश करें। आप बोलो तो सही, हमारा जवाब तैयार है कि हमने ऐसा क्यों किया था। कई बार आपने देखा होगा पक्षकारों में एक बड़ा डोमिनेटिंग रहता है, बड़ी अथॉरिटी रखता है। मान लीजिए आपने देखा होगा किसी गांव का मामला है ना, वहां के अगर सरपंच बैठे हों तो उसके सामने कोई दूसरा व्यक्ति तो मुंह ही नहीं खोल पाएगा उतना। तो वो बड़ा डोमिनेटिंग सा हो जाती है उसकी पर्सनालिटी, अलग से दिखता है कि इस व्यक्ति का रुतबा है, इसके सामने सामने वाला क्या बोल पाएगा। कई बार बॉडी लैंग्वेज से समझ में आ जाता है आपको कि वो इमोशनल है। मान लीजिए वो रो रहे हैं, क्या उनका चेहरा दुखी है या वो खुश है। खुश होने की संभावना अभी तो इसलिए नहीं है क्योंकि भाई वो किसी दुख से व्यथित होके ही तो आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कई बार देखिए बॉडी लैंग्वेज में इवैल्यूएशन रहता है, वो जज ही करते रहते हैं पूरे टाइम। हो सकता है वो मीडिएटर साहब को जज कर रहे हो सकता है वो सामने वाले पार्टी को जज कर रहे हो कि ये जो ऑफर दे रहा है वो क्या ठीक हो बीगा कि नहीं हो पाएगा मेरे लिए, है ना। फिर एक होता है, आप बॉडी लैंग्वेज का हम स्टडी करें, ये सब हम क्यों कर रहे हैं, ताकि हम पक्षकारों का सब समझ सके वो किस हेतु क्या कर रहे हैं। ओपन है, पावरफुल दिख रहे हैं, तैयार है, रेडी है, रिलैक्स है, रोमांटिक है, सबमिसिव है, ये सारे बॉडी लैंग्वेजेस हम समझना चाहते हैं क्योंकि ये जानने की आवश्यकता रहती है ना, कि सामने वाला पक्षकार किस मूड में है और उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या शो कर रही है। फिर आखिरी जो है हमारी कम्युनिकेशन स्किल, वो है आस्किंग द राइट क्वेश्चन। कब, कहाँ, क्या, किससे, कितना पूछना है, यह बहुत जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं दो पक्षकारों के बीच
मान लीजिए वो अपना कुछ समाधान बता रहे हैं आपके सामने कि हाँ ठीक है साहब, हम लोगों में ये समझौता हो गया है, या हम ये समझौता करना चाहते हैं कि हम आगे ये करेंगे। लेकिन हो सकता है उस स्टेज के पहले उनके बीच में कोई भी भावना नहीं मिल रही हो, उनके भाव ना मिल रहे हो, वो किसी एक निर्णय पे ना पहुंच पा रहे हो। तो उस चीज को क्लियर करने के लिए आपको सही प्रश्न सही समय पर पूछने की आवश्यकता है। मान लीजिए सामने वाले ने बोल दिया कि ठीक है साहब, हम घर खाली कर देंगे। मान लीजिए मकान मालिक किराएदार का मुकदमा है और किराएदार सहमत हो जाता है कि ठीक है साहब, मकान मालिक ने एविक्शन सूट फाइल किया है और किराएदार बोलता है ठीक है साहब, हम कर देंगे खाली। अब आपको क्या प्रश्न पूछना प्रासंगिक होगा कि कितने दिनों की अवधि लगेगी आपको इस मकान को खाली करने में। मान लीजिए आपने बात तो हो गई कि हाँ मकान खाली कराना है, हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन ये तो पूछा ही नहीं आपने कि कब करेंगे, और करेंगे तो क्या इसके लिए कोई राशि आप दे रहे हैं या ले रहे हैं, या फिर कितने समय में करेंगे, और इस मकान को खाली करने में क्या अगर कोई जो टूट फूट हुई है उस मकान में उसका कौन करेगा खर्चा, क्या वो मकान मालिक को स्वयं कराना पड़ेगा या फिर किराएदार करा के देगा जैसा उसको मकान मिला था। तो आप देखिए ये बड़े प्रासंगिक प्रश्न है जो कि इस प्रकरण में पूछे जाने आवश्यक है। तो एक मध्यस्थ को इन सब चीजों की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए हम कहते हैं कि मध्यस्थ को कम्युनिकेशन स्किल्स का मास्टर होना बहुत आवश्यक है, तभी वो सफलता प्राप्त कर सकता है और सफलतापूर्वक पक्षकारों को भी उनके अनुरूप निर्णय लेने में मदद कर सकता है। तो ये था साहब आज का हमारा टॉपिक।